हेलो गुड मॉर्निंग, यू आर वाचिंग डेली करंट अफेयर्स। मैं हूं आपका शिव सर। तो हम लोग आज के सेशन में देखेंगे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, उन पे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। ये करंट अफेयर्स आपके लिए आए हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ऑल इंडिया रेडियो, PIB जैसे महत्वपूर्ण सोर्सेज से, सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं, पहला जो न्यूज है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से संबंधित। तो वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कौन है? तो ये मंत्री हैं हमारे जयंत चौधरी। ठीक है, ये मंत्री हैं हमारे जयंत चौधरी। ठीक है, तो आखिर न्यूज क्या है जिसके कारण मंत्री साहब अभी न्यूज में है? क्योंकि इनके द्वारा अभी एक वेबसाइट का अनावरण हुआ है। ये वेबसाइट है DBIM कंप्लीट। DBIM के अनुरूप एक वेबसाइट बनाया गया है, इस पोर्टल का अनावरण किया गया है। तो आखिर ये DBIM क्या है? DBIM का मतलब होता है डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल। तो अब ये डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल क्या होता है? तो देखिए, सरकार जो है, वर्तमान सरकार पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को अपडेट करने में लगी हुई है और हर विभाग में, हर मंत्रालय में टेक्नोलॉजी को बढ़ा रही है। तो आज सरकार के काफ़ी सारे वेबसाइट हैं, काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं। तो उन सब का जो जानकारी है वो जनता तक अधिक से अधिक पहुँचाना, उसके ब्रांड को प्रमोट करना, सरकार का जो सारे कामकाज है उस सबको ऑनलाइन करना, टेक्नोलॉजी से जोड़ना और जनता को इसकी समझ हो, इसकी जानकारी हो, इसके लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। और ये जो वेबसाइट है, क्योंकि सरकार जब सत्ता में आई थी उस टाइम में एक नारा दिया गया था सरकार के द्वारा। वो नारा था 2014 में, ये नारा था मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, मैक्सिमम गवर्नेंस यानी कि सरकार तो कम होगी, यानी सरकार के लोगों का हस्तक्षेप कम होगा, लेकिन लोगों को बेहतर सुविधा, बेहतर प्रशासन मिलेगी। और आज के टाइम में वो सारी चीज़ें मिल रही है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसी के अनुरूप जो है ये वेबसाइट लॉन्च किया गया है, DBIM का कंप्लेंट वेबसाइट लॉन्च किया गया है, ताकि जो इंडिया का डिजिटल इकोसिस्टम है, हम सब जो है अब डिजिटल इकोसिस्टम के पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इंडिया का जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसको बढ़ाया जा सके, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। जैसे कि आज के टाइम में आपको कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना हो, जाति, आवासीय, इनकम, NCL, ये सब जो है आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन क्या ये 10 साल पहले मुमकिन था? वर्तमान सरकार से पहले मुमकिन था? तो नहीं। तो चूँकि ये डिजिटल इकोसिस्टम जो है एक डेवलप किया गया है देश में, और उसको और अच्छे से लोगों तक पहुंचाया जा सके, डिलीवर किया जा सके, इसके लिए जो है इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। इस वेबसाइट में लगा है भाषिनी। ठीक है, इस वेबसाइट में एक AI टूल लगा हुआ है, AI टूल जिसका नाम है भाषिनी। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भाषिनी काम क्या करता है? तो भाषिनी एक तरह का लैंग्वेज टूल है। आप चाहे गुजराती जानते हो, मराठी जानते हो, बांग्ला जानते हो, आप इस वेबसाइट पे अपनी भाषा से जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृत जानते हो, अपनी भाषा में जो है उस वेबसाइट को कन्वर्ट करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये वेबसाइट है, ये तो एक मंत्रालय है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। लेकिन ये जो DBIM का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो इस बार DBIM का जो प्रोजेक्ट है यानी डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल 3.0 चल रहा है और इसको लॉन्च किया गया है मैती के द्वारा। ठीक है, मैती के द्वारा। मैती क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और वर्तमान में कौन है इसके मंत्री? ये हैं अश्विनी वैष्णव। ठीक है, ये है अश्विनी वैष्णव। ठीक है, चलिए अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है, किस राज्य सरकार ने माता कर्मा के नाम से 5 रुपये का पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया है? तो पहले ये राज्य सरकार जो है, इस राज्य सरकार का ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है इस बार माता कर्मा के नाम से जो है 5 रुपये का पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया गया। तो माता कर्मा कौन थी? तो माता कर्मा एक महान संत थी, भगवान कृष्ण की भक्त थी, भगवान कृष्ण की भक्ति, महान संत थी। ठीक है, और एक समाज सेवी भी थी। ठीक है, समाज सेवी भी थी। और इन्हीं के इस बार जो है 2025 में
109वां जन्मदिन है। 109वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 रुपये का पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया गया है। ठीक है, इनसे जुड़ी हुई काफ़ी कथाएं हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। खिचड़ी खिलाते हुए भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद में खिचड़ी जो है माता कर्मा की वजह से ही आया है। ये जो है भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती थी, जिसके कारण वहाँ के राजा ने इस तरह के विधान कर दिया कि खिचड़ी ही जो है प्रसाद में ऐड किया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीएम की अगर बात करें तो सीएम कौन है वर्तमान में भी? विष्णुदेव साय। ठीक है, विष्णुदेव साय। और अगर हम लोग बात करें गवर्नर का तो वो है रमन डेका। ठीक है, रमन डेका। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस एनबीएफसी के साथ एमएसएमई और ईवी के फाइनेंस के लिए समझौता किया है? ठीक है, तो ये समझौता किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीराम फाइनेंस के साथ। भारत का जाना माना वन ऑफ द बिगेस्ट जो है एनबीएफसी है। ठीक है, क्या है? एनबीएफसी है ये। एनबीएफसी आप जानते होंगे, एनबीएफसी का होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जैसे सहारा इंडिया था जो बैंक ना होकर के भी जो है डिपॉजिट्स लेता था। तो एनबीएफसी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जो डिपॉजिट लेते हैं यानी डी, और एक होते हैं जो डिपॉजिट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो श्रीराम फाइनेंस कैसा है? डी है। ठीक है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। तो ये बैंक का इसको पूर्णतः लाइसेंस नहीं मिलता, ये नॉन बैंकिंग के रूप में काम करता है। तो फाइनेंस कंपनी है और इसको एडीबी के द्वारा यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है ये करार किया गया है लगभग 150 मिलियन का, ताकि जो एमएसएमई फील्ड है, ठीक है, एमएसएमई फील्ड है उसको, और जो ईवी का फील्ड है, ईवी मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में सारी चीज़ें आ जाएंगे, जैसे ई रिक्शा आ जाएंगे, ठीक है, ई बाइक आ जाएंगे, ई टैक्सी वगैरह, ये ई कार वगैरह आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और एमएसएमई को लोन देने के लिए, फाइनेंस करने के लिए जो एडीबी ने इसके साथ करार किया है। अब एग्जाम में आपका एडीबी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडीबी के बारे में पूछ सकता है। तो एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो है आपका मनीला फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस में है। 1966 में जो है इसका गठन किया गया था 19 दिसंबर को, और वर्तमान में जो हेड हैं इसके वो है मासातो कांडो। ठीक है, मासातो कांडा। ठीक है, विदेशी नाम है मासातो कांडा। ये जो है वर्तमान में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो है ये प्रमुख हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मेनली गठन किया गया था वो एशिया क्षेत्र में जो है ये फाइनेंस करने के लिए, डेवलपमेंट फाइनेंस के लिए। ठीक है, चलिए अगले न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं एमएसएमई के बारे में। यानी इस बार के बजट में जो है एमएसएमई का जो क्राइटेरिया है उसको बढ़ाया गया है। ठीक है, तो एमएसएमई में कौन माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, इसको कैसे छाटेंगे? तो माइक्रो का डेफिनेशन जो इस बजट में दिया गया वो 2.5 करोड़ तक का। यदि किसी कंपनी का 2.5 करोड़ तक का बजट है, 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो में कहा जाएगा। ठीक है, यदि किसी कंपनी का 10 करोड़ तक का टर्नओवर आ रहा है तो वो भी माइक्रो में है। किसी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है 2.5 करोड़ से 25 करोड़ तक है तो वो स्मॉल में आएगा, और या 10 करोड़ से 100 करोड़ तक का टर्नओवर है तो स्मॉल में आएगा। किसी कंपनी का अगर इन्वेस्टमेंट 25 से 125 करोड़ तक का है तो मीडियम में आएगा, या उस कंपनी का अगर 100 से 500 करोड़ के बीच टर्नओवर है तो वो भी मीडियम में आएगा। तो इस तरह से जो न्यू बजट है, ठीक है, न्यू बजट में इस चीज़ को डिटेल्स किया गया है कि एमएसएमई को किस तरह से हम लोग क्लासीफाइड करते हैं, नए डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में जापानी कंसोर्टियम ने किस राज्य में ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन के लिए प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो ये ग्रीन अमोनिया प्लांट लगाने के लिए समझौता किया गया है ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में जो है ये समझौता किया गया है, ओडिशा में ग्रीन अमोनिया का प्लांट लगेगा। तो सबसे पहले ग्रीन अमोनिया क्यों कहा जाता है, ग्रीन अमोनिया का क्या बेनिफिट है? तो ग्रीन अमोनिया जब जलता है तब इससे जो है CO2 रिलीज नहीं होता है। ठीक है, CO2 इमिट नहीं होता है, इसलिए इसको ग्रीन फ्यूल माना जाता है।
और जो भी आने वाले समय में इंडस्ट्री में व्हीकल्स में इसका हैवी डिमांड है। और उड़ीसा में इस प्लांट्स को लगाया जाएगा, जहाँ पे जो है 2030 तक इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। और एक कंपनी है हरियाणा की एक्मे क्लीनटेक, ठीक है, एक्मे क्लीनटेक, इस कंपनी के द्वारा जो है यहाँ पे सारा सेटअप किया जाएगा। और कंसोर्टियम यहाँ बोल रहा है, कंसोर्टियम ध्यान रखिए, कंसोर्टियम का मतलब होता है कंपनियों का एक समूह। एक कंपनी नहीं होगी, जापान की कई कंपनियां मिल करके यहाँ इन्वेस्ट करने वाली है, ठीक है। तो ये एक्मे क्लीनटेक और जापान की कई कंपनियां मिल करके उड़ीसा में ग्रीन हाइड्रोजन का, ग्रीन अमोनिया का जो है प्लांट लगाएगी, ठीक है। जापान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में, ठीक है। तो जापान जो है आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, ये छोटा सा एरिया जो है जापान का है, हमारा भारत ये रहा और यहाँ पे जापान है। इसको अगर जूम करेंगे तो ये जापान रहा, ठीक है। मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर अभी है शिगेरू इशिबा। जापानीज येन जो है करेंसी है और कैपिटल इसका टोक्यो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी स्टील कंपनी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्टील कंपनी बन गई है, ठीक है। तो दुनिया की सबसे स्टील जो है वैल्यूएबल कंपनी बन गई है स्टील मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, जिंदल स्टील, ठीक है। लगभग इसका जो वैल्यूएशन है अब पहुंच गया है 3 बिलियन डॉलर तक का वैल्यूएशन इसका पहुंच गया है। अगर भारत की सेकंड वैल्यूएबल कंपनी की बात करें तो भारत के अंदर टाटा स्टील जो है सेकंड वैल्यूएबल कंपनी है। जिंदल स्टील नई दिल्ली बेस्ड कंपनी है, कर्नाटक में इसका जो है स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इससे संबंधित दो महत्वपूर्ण लोग हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो पहले है नवीन जिंदल और दूसरा है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल का नाम आप लोगों ने सुना होगा पहले भी, सावित्री जिंदल। तो ये फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा जो है ये ऑनर की जिंदल समूह की जो है वर्तमान मालकिन है, ठीक है। इनकी वाइफ है और ये इनके सुपुत्र नवीन जिंदल है। तो सावित्री जिंदल अभी भारत की सबसे रिचेस्ट लेडी है, ठीक है, भारत की सबसे अमीर महिला है आज के टाइम की, ठीक है, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार। नवीन जिंदल को आप लोग जानते होंगे। नवीन जिंदल जो है अभी कुरुक्षेत्र से, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से जो है ये बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी पार्टी से सांसद है, ठीक है। और इनका एक महत्वपूर्ण रोल भी है। 2002 में इनके संघर्षों के कारण ही जो है फ्लैग कोड आया था। 2002 से पहले कोई भी आम इंसान, देश का आम इंसान और कुछ खास दिन को छोड़ करके झंडा नहीं फहरा सकता था अपने घर पे, प्रेमिसेस पे, गाड़ियों में। 2002 में फ्लैग कोड आया था। इनके संघर्षों के बाद ही जो है आम आदमी को अधिकार मिला कि वो भी जो है फ्लैग होस्ट कर सकता है किसी भी दिन विथ डिग्निटी एंड ऑनर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा लॉन्च किया गया बैंकनेट का उद्देश्य क्या है। तो बैंकनेट का जो उद्देश्य है वो मेनली है एनपीए ऑक्शन को आसान करना, ठीक है। एनपीए ऑक्शन क्या है, तो देखिए कोई भी जब लोन लेता है किसी चीज़ को कोलैटरल रख के, जैसे होम लोन लिया गया, घर को कोलैटरल रख के लिया गया, ठीक है। तो अगर एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 90 दिन तक यदि किसी अमाउंट का इंटरेस्ट और मूलधन नहीं पहुंचता है, दोनों में से कुछ भी, तो वो अकाउंट एनपीए कहलाता है। तब बैंक के पास ये अधिकार होता है कि वो उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके, सेल करके जो है अपना पैसा निकाल सकता है। 2002 में ही जो है इसके लिए सरफाइसी एक्ट लाया गया था ताकि इस प्रोसेस को और आसान बनाया जा सके, ठीक है। उससे पहले कोर्ट जाना पड़ता था बैंकों को, इस एक्ट के आने के बाद ही जो है कोर्ट नहीं जाना पड़ता है। तो एनपीए ऑक्शंस में जो है बहुत तरह बार लापरवाही देखी गई है, बहुत बार जो है धांधली देखी गई है। उन्हीं सबको ट्रांसपेरेंट और इजी बनाने के लिए बैंकनेट पोर्टल को लॉन्च किया गया। बैंकनेट का मतलब होता है बैंक ऑक्शन नेटवर्क, ठीक है, बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क, ठीक है। इसके साथ ही एक और पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ई बिक्री, ठीक है, ई बिक्री। वैसे इसको 2019 में ही लॉन्च किया गया था, लेकिन इसको फुलफिल जो है वर्क जो है अब साथ में किया जा रहा है। यानी बैंकनेट और ई बिक्री दोनों मिलकर के जो भी बैंक के एसेट्स होंगे उसको ऑक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान निभाएंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे प्रोसेस को और ईजी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आर.के. श्री राम कुमार को कलानिधि अवार्ड दिया गया। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ठीक है। तो इनका संबंध जो है वायलिन से है। आप देख सकते हैं हाथ में इनके क्या है, वायलिन है, ठीक है, वायलिन से इनका संबंध है। इनको जो ये अवार्ड दिया गया है संगीत कलानिधि अवार्ड, इनको दिया गया है द म्यूजिक एकेडमी तमिलनाडु की तरफ से, ठीक है, द म्यूजिक एकेडमी तमिलनाडु की तरफ से जो है इनको ये
अवार्ड दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो है डिल्मा वानारसव। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके जो प्रेसिडेंट अभी बनी है डिल्मा वानारसव। ठीक है, इनको रीअपॉइंट किया गया है, मतलब इनको दोबारा से चुना गया है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स संस्था को जानते हैं आप, ब्रिक्स संस्था को जानते हैं आप। जो NDB है, NDB का गठन जो है 2012 में किया गया था संघाई चाइना में। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ब्रिक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्रिक्स का जो गठन है, ब्रिक्स का गठन हुआ था आपका 1990 में। ठीक, ब्रिक्स की हम लोग बात करते हैं। ब्रिक्स जो है, दो प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला तो ब्रिक्स का 2024 में मीटिंग्स कहाँ पे हुआ था। ठीक है, 2024 में जो मीटिंग है वो कजान रूस में हुआ था। दूसरा 2025 में ब्रिक्स का जो मीटिंग है वो कहाँ पे होगा, तो वो होगा ब्राज़ील में। ठीक है, ब्रिक्स में बेसिकली 5 कंट्री थे। पहला ब्राज़ील, B फॉर ब्राज़ील, रूस, C फॉर चाइना, इसके बाद इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। अभी जो है कजान वाला जो मीटिंग हुआ है इसमें कुछ और देश को चुना, इसमें ऐड किया गया, जैसे ईरान, इंडोनेशिया, इजिप्ट, UAE और इथियोपिया। ठीक है, इन 5 कंट्रीज को जो है इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन चीज़ को। अभी वर्तमान में 10 मेंबर हैं ब्रिक्स के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अशोक कुमार ठाकुर इंटैक के चेयरमैन चुने गए हैं। इंटैक का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो इंटैक का मुख्य कार्य जो है वो हेरिटेज को संरक्षित करना। जितने भी स्मारक है, जो भी हेरिटेज स्थल है, उन सबको संरक्षित करना। इंटैक का जो फुल फॉर्म होता है वो है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। ठीक है, 1860 में इसका गठन हुआ था एज ए सोसाइटी के तौर पे। इसका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसका गठन किया गया था। और बेसिकली ये दुनिया की बड़ी संस्थाओं में से एक है, जितने भी पुराने स्थल है, ठीक है, जितने भी स्मारक वगैरह है, पुराने स्थल है, उन सब का जो है संरक्षित करने का प्रयास करता है, लोगों में जागरूकता बढ़ाता है इंटैक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो इस बार का जो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 है वो यूनाइटेड किंगडम में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। खास बात क्या रही, तो मेंस कबड्डी में भी और वुमेन्स कबड्डी में भी, दोनों में ही भारत ही जीता है। ठीक है, मेंस का जो कैप्टन थे, ठीक है, वो कैप्टन ये थे पवन शेहरावत, और वुमेन्स की जो कैप्टन थी वो थी कैप्टन रितु नेगी। ठीक है, कैप्टन रितु नेगी। अब थोड़ा सा इसका जो संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जहाँ हर जो भी खेल है सबका एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होता है, तो कबड्डी का भी है। इसका नाम है इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, याद रखिएगा। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जयपुर में है। ठीक है, जयपुर राजस्थान। और इसका जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है, ठीक है, चेयरमैन है विनोद कुमार तिवारी। विनोद कुमार तिवारी। ठीक है, 2004 में जो है इसका गठन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे
यानी कि विश्व मौसम दिवस जो है मनाया जाता है 23 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 मार्च 1950 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम संगठन का जो है स्थापना किया गया था, जो पूरी दुनिया में मौसम को लेकर के एक बड़ी संस्था है, अपडेट देती है आने वाले समय को लेकर के। ठीक है, इस बार का जो थीम था, थीम याद रखिएगा, थीम क्या था? क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप, अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ठीक है, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ठीक है, याद रहेगा। इसका जो हेड क्वार्टर है WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है जेनेवा। ठीक है, जेनेवा जानते ही, जेनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसके जो अभी सर्वा है यानी चेयरमैन है, सेक्रेटरी जनरल कह लीजिए, सेलेस्टे साउलो। ठीक है, सेलेस्टे साउलो इसके मेन अभी सर्वा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो है कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो है हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए, किस तरह से बचा जा सकता है, उस सब के बारे में। ठीक है, क्यों इसी दिन मनाया जाता है? क्योंकि 24 मार्च को ही क्या हुआ था? 24 मार्च 1882 को, याद रखिएगा डेट, 24 मार्च 1882 को जो है डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने जो है टीबी फैलाने वाले बैक्टीरिया यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी, और इसी दिन के उपलक्ष्य में वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। 2025 का जो थीम था यस वी कैन एंड टीबी, कोविड, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। ठीक है, भारत में टीबी का सबसे बड़ा बर्डन है, क्योंकि 26% जो ग्लोबल केस है, पूरी दुनिया में केस है, उसका 26% भारत में होता है, और पूरी दुनिया में टीबी से मरने वालों का 29% भारत में है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा बर्डन है। जो सरकार ने जो है 2025 तक टीबी मुक्त भारत की घोषणा कर रखी थी, लेकिन ये जो है पूरा नहीं हो पाया। सरकार पूरी जोर शोर से लगी हुई है। ठीक है, तो मेन हम लोग जानते हैं किस बैक्टीरिया का कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कॉफिंग ड्रॉपलेट्स। ठीक है, इसका क्या सिम्टम्स हो सकता है? वीकनेस, वेट लॉस, फीवर, प्रोलॉन्ग्ड कफ यानी खांसी वगैरह अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो निश्चित है डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ठीक है, और जो भी सरकार का जो योजना चल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट योजना इस फील्ड में निक्षय मित्र है। ठीक है, निक्षय मित्र। ठीक है, ये पेशेंट को जो है पोषण के लिए 1000 रुपये मंथली प्रोवाइड करता है, और भी जो ट्रीटमेंट और मेडिकेशन वगैरह सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड अर्थ आवर कब मनाया जाता है? ये रिवीजन क्वेश्चन है, पीछे क्लास में भी जो है हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। 22 मार्च को वर्ल्ड अर्थ आवर मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ किस संस्था के द्वारा बनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, मेनली जो मार्च का जो लास्ट सैटरडे होता है ज़्यादातर उस दिन ये मनाया जाता है, और रात के 8:30 से 9:30 बजे के बीच सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को ऑफ कर दिया जाता है। शुरुआत इसका ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, 2003 में भारत में शुरू हुआ था ये। हाँ, ये भी रिवीजन क्वेश्चन है। हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ये कौन सा संस्करण था? तो इस बार का जो है विनोद कुमार शुक्ल को जो दिया गया था ये 59 संस्करण था। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जो है छत्तीसगढ़ से थे, और छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। साथ ही हिंदी साहित्य के 12वें व्यक्ति हैं जिनको हिंदी साहित्य में जो है अवार्ड दिया गया है। ये सब भी याद रखना है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का साहित्य के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने पीछे बात भी किया है, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय उपस्थित है। मसातो कांडा जो है इसके वर्तमान में चेयरमैन है। ठीक है, तो ये आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे।
और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा कर के इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सिर्फ सर करंट अफेयर्स के नाम से ही जो है टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।